नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि कॉमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं। लड़कियां पायलट बनकर हवाई जहाज कैसे उड़ा सकती हैं, इसमें कितना खर्चा आता है, इसमें किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है और कितनी भारी भरकम तनख्वाह इसमें मिलती है, किस प्रकार से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। साथियों, यह मार्गदर्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और इसमें ऐसी टिप्स दी हुई हैं जिनसे हर किसी का भला हो सकता है। सबसे पहले पायलट बनने के लिए 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है और जिसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। 10वीं पास हो और 16 साल की उम्र हो, वह अपना पहला मेडिकल करा सकते हैं, क्योंकि मेडिकली यदि हम फिट हैं तभी इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और मेडिकल क्लास 2 जब हम कराते हैं तो उसमें 6 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और इसमें डीजीसीए की तरफ से जो अप्रूव डॉक्टर होते हैं वही आपके इस टेस्ट को करते हैं। इस टेस्ट को करने के बाद आप श्योर हो जाते हैं कि हम हवाई जहाज उड़ाने के लिए सक्षम हैं। साथियों, यदि आप अपने स्वयं के लिए इस कोर्स को करना चाहते हो, नौकरी करने की कोई चाहत नहीं है, तो 10वीं करने के बाद ही आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना है और नौकरी करनी है तो उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स 2 विषय हैं जिनमें कम से कम 60% का होना जरूरी है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश तीनों पर पकड़ आपकी होनी चाहिए, तभी आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। साथियों, इसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, लिखित परीक्षा होती है, लेकिन लिखित परीक्षा आप घर रह करके इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको एविएशन स्कूल्स या ग्राउंड स्कूल्स तलाशने होते हैं, उनमें आपको कोचिंग लेनी होती है। उसमें कोचिंग में आपको कम से कम 3 से 6 महीने का समय लग जाता है और जिसमें कोचिंग का जो खर्चा आता है वो लगभग 3 से 6 लाख के बीच में आता है। जैसी संस्था होती है, जैसे ट्रेनर होते हैं, जैसे कैप्टेंस होते हैं, उसी प्रकार से इसकी फीस रखी जाती है। यदि आप ट्रेनिंग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको आगे पछताना नहीं पड़ता है, लेकिन किसी ऐसे संस्था से कर लेते हैं जो अभी उसमें भर्ती ही नहीं हुआ है और उसने कोई टेस्ट ही नहीं दिया है और उसने गली मोहल्ले में कोई दुकान खोल करके बैठ गया है, तो ऐसी संस्था से मान के चलो 10, 20, 50 हज़ार में कोई तैयारी आपकी कराने का ठेका ले लेता है, तो उससे आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जहां से भी ग्राउंड ट्रेनिंग आपने लेनी है उसके बारे में पहले जाकर के देखना चाहिए, उसके रिजल्ट्स को देखना चाहिए, कितने बच्चे वहां से सेलेक्ट हुए हैं, वहां पर ट्रेनर कौन कौन से हैं, कब कब उन्होंने नौकरी की थी और कौन कौन से पद पर वो रहे थे। साथियों, यदि ऐसा देख लेते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि हम सही जगह से प्रशिक्षण ले रहे हैं। यदि ऐसा करने के बाद मान के चलो कि आपके पास में आपने कॉमर्स से 12वीं की थी या आर्ट साइड से 12वीं की थी और आप बनना चाहते हैं कॉमर्शियल पायलट, लेकिन आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए NIOS से आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ से आप फिजिक्स और मैथ में अपनी एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। यदि आपकी
परसेंटेज कम है तो आप एनआईओएस से भर करके आप उसकी परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं। जे इसमें आपका 2 साल का समय होता है। जब आपको नौकरी लगना होता है उस समय डीजीसीए आपसे ये मांगती है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और उसमें परसेंटेज क्या है। तो इसलिए आप उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि इसमें सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो फिजिकल रीजनिंग, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश इसकी होती है। दूसरा जो आपका एयर प्लान होता है उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या वो फंक्शन होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तीसरी जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो इसलिए हवा का रुख क्या है, बादलों का रुख कैसा है, कैसे उसमें जाना है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, सड़क के रूल्स ऑफ द रोड होते हैं, इसी प्रकार से हवा में उड़ने के भी रूल्स ऑफ द एयर होते हैं। उन एयर रूल्स को हमें समझना पड़ता है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में जाने के बाद बादलों से यदि टकराया है तो उसमें हमें ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। इसलिए वह शिक्षा बहुत ही टेक्निकल शिक्षा बहुत मायने रखती है, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। यदि इतना सब कुछ कर लिया है तब आपका क्लास 1 टेस्ट मेडिकल का होता है, वो भी डीजीसीए के डॉक्टर्स ही उसको करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू पर हम जा रहे हैं और वहाँ मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। तो इसलिए मेडिकली फिट रहे यदि हम स्वस्थ हैं तभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब बात आ जाती है कि आपके इसके लिए फ्लाइट कि कितने घंटे की फ़्लाइट ज़रूरी है। साथियों इसमें 220 घंटे की फ़्लाइट ज़रूरी होती है, जिसको आप इंडिया से कर सकते हैं, अमेरिका से कर सकते हैं, अफ्रीका से कर सकते हैं। हर जगह के जो रेट होते हैं वो अलग-अलग होते हैं और इसकी जो कॉस्ट आती है कम से कम 40 से 50 लाख की आती है और अमेरिका से जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है। और ये जो हम फ्लाइट के जो 220 घंटे हम करते हैं, इसके बाद में हमारा डीजीसीए की तरफ से एक इंटरव्यू होता है जॉब के लिए और जिसमें 20 घंटे की फ़्लाइट हमसे करा के देखी जाती है। कई जगह 10 घंटे की फ़्लाइट पर भी डिसीजन ले लिया जाता है और फिर आपको जॉब दी जाती है, जिसमें जॉब में आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ की आपकी सैलरी होती है। और यदि उसके बाद आप 1000 घंटे की फ़्लाइट पूरी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी, क्योंकि आप एफओ बन जाते हैं और एफओ बनने के बाद आपकी जो सैलरी होती है 3.5 लाख से 6.5 लाख तक की होती है। उसके बाद जब आप 1 साल में और काम करते हैं और सीनियर एफओ बन जाते हैं, तो सीनियर फ्लाइट ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी 4.5 लाख से और 7.5 लाख तक की होती है। इसी प्रकार से जब आप काम करते रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं और आप कैप्टन बन जाते हैं, तो कैप्टन बनने के बाद जो आपकी सैलरी होती है वो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ की होती है। साथ ही यदि इसी तरीके से हम गुजरते रहते हैं तो हम मान के चलिए कि एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां पर हम इंटरव्यू लेते हैं, एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराते हैं। एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए डीई एक पोस्ट होती है जिसकी सैलरी होती है कम से कम 8 से 12 लाख रुपए पर मंथ। साथियों ये छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें जो खर्च आ रहा है हमारा 70 से 80 लाख रुपए का आता है या 1 करोड़ का आता है या 1.5 करोड़ का आता है। क्योंकि हम डोमेस्टिक लाइसेंस के लिए जो हम अपने लिए करते हैं उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जब हम कॉमर्शियल पाइल लाइसेंस के लिए हम कोर्ट से अप्लाई करते हैं, उस लाइसेंस को लेते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है और उसमें भी हमें सोचना पड़ता है कि कैडेट का हमें यदि लेना है तो उसमें और 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। साथियों इसमें जो बच्चे एनसीसी करते हैं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिनके पास में है वो ज़्यादा बेहतर इसमें जा सकते हैं। एनडीए की तरफ से भी जो बच्चे 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से पढ़ रहे हैं और वो कैप्टन बनना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, फ्लाइट उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, बड़े स्वप्न लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन है।
जो केबिन क्रू होते हैं, जो सर्विस कर रहे होते हैं, उनका भी मन होता है कि मैं भी पायलट बन जाऊं, तो वो इन सर्विस भी इस कोर्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो भी पायलट बन सकते हैं। पायलट बन कर के हवाई जहाज़ उड़ाएं और भारी भरकम पैसा कमाएं। साथियों, रिस्क भरा फील्ड है, लेकिन पैसा भी अपार है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार का विजन रखते हैं। आप यदि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और खाली बैठकर देखने वालों की कभी नैया पार नहीं होती। साथियों, इतनी बड़ी तनख्वाह, इतने बड़े पैकेज यदि लेना है, क्योंकि आपका 3-3 4-4 लाख रुपए तो आपका टैक्स में कट जाता है, जहाँ की लोग 3-3 4-4 लाख रुपए पूरे साल में नहीं कमा पाते हैं। तो यदि इतना बड़ा स्वप्न लेना है, पायलट बनना है, बड़े घर में रहना है और आलीशान होटलों में जाना है, आना है, तो निश्चित तौर पर आपको 2 से 3 साल तक ये भारी मेहनत करनी पड़ेगी और स्वप्न लेना पड़ेगा। और यह स्वप्न उन्हीं लोगों के लिए है जो योद्धा हैं, जो कायर हैं, उनके लिए नहीं है। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा विजन, थोड़ा फाइनेंस और मेडिकली फिट यदि आप हैं, तो इस स्वप्न को लें और पायलट बन करके हवाई जहाज उड़ाएं। मेरी बहन बेटी अपना स्वप्न साकार करें, वो भी इस फील्ड में जा सकती हैं, क्योंकि आजकल बेटियां का हर फील्ड में सबसे आगे अपना कैरियर बना रही हैं। इन सब बातों के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।